आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है। ये है नामी गिरामी। बंबई का जिमखाना ग्राउंड उस दोपहर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत आई थी नौसिखी इंडियन टीम से 3 दिवसीय टेस्ट मुकाबला खेलने। ब्रिटिश हुकूमत की मार झेल रहा भारत तब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना उदय का ख्वाब देख रहा था। लोग भी इस नए खेल को देखने के लिए उत्साहित थे, लिहाजा दूर दराज के शहरों से हजारों लोग मैच देखने पहुंच गए। सरकारी छुट्टी तक का ऐलान कर दिया गया। पहले 2 दिन भारत की हालत डामाडोल रही। टीम 219 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने इतने ही रनों की भारत पर बढ़त हासिल कर ली। भारत अब मैच बचाने उतरी, लेकिन दूसरी पारी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। महज 21 रन पर 2 विकेट झट गए। कप्तान सीके नायडू क्रीज पर थे। दूसरी छोर पर खड़ा 22 साल का लड़का अपना पहला मैच खेल रहा था। नायडू उसके पास गए और बोले, हो सकता है हम ये मैच जीत ना पाए, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। कप्तान की बात सुनकर वो लड़का मुस्कुरा दिया और स्ट्राइक लेने चला गया, लेकिन उसके बाद ही ग्राउंड के चारों तरफ चौकों की बरसात होने लगी। दर्शकों के उदास चेहरे उत्साह से भर गए। नायडू भी उस लड़के के शॉट्स देखकर हैरान थे। कुछ देर बाद शोर और तेज हो गया। तभी कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, सेंचुरी! ये पहली बार है जब एक इंडियन क्रिकेटर ने अपने डेब्यू मैच में ही शतक जड़ दिया है। व्हाट ए नॉक! बैकग्राउंड में चल रही कमेंट्री के साथ दर्शकों का हुजूम उस लड़के को बधाई देने मैदान में कूद पड़ा। उसे कंधे पर उठा लिया। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति शांत करवाई। भीड़ लौट गई। बल्लेबाज ने खाते में 11 रन और जोड़े, फिर आउट हो गया। मगर मैदान पर शोर अब भी बरकरार था। वो बल्लेबाज पवेलियन लौट रहा था। तभी बाउंड्री पर फूलों की बारिश होने लगी। लोग उस पर फूल तोहफे उछालने लगे। महिलाओं ने उसकी बलाएं ले ली और अपने गहने उस पर फेंक दिए। कमेंट्री अब भी चालू थी। ये नजारा अद्भुत है। एक शानदार पारी का अंत हुआ है, लेकिन एक सुनहरे भविष्य की ये शुरुआत है। लाला अमरनाथ की पारी अमर हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। नामी गिरामी में आज कहानी आजाद भारत के पहले क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ की, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में शतक लगाया। इंडियन टीम के मैनेजर और सिलेक्टर रहे। बाद में उनके बेटे मोहिंदर अमरनाथ ने उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय टीम को सन 83 का विश्व कप विजेता बनाया। पंजाब के कपूरथला में जन्मे लाला अमरनाथ 14 साल के हो चुके थे। पढ़ाई में ज्यादा मन लगता नहीं था, तो आसपास के पार्क में अंग्रेजों को क्रिकेट खेलता देखा करते। उनका भी मन खेलने का होता, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक दिन वो पार्क से भागते हुए सीधा माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ मुझे बैट चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है दिलवा दूंगी, लेकिन लाला जिद पर अड़ गए कि उन्हें अभी ही बैट चाहिए। माँ परेशान हो गई। घर का काम निपटाकर लाला के साथ वो बैट लेने बाजार निकल गई। पूरा कपूरथला छान लिया, लेकिन सस्ता बैट कहीं नहीं मिला। फिर उनकी माँ एक बढ़ई के पास गई और एक बैट बनाने को कहा। कुछ घंटे बाद लाला का पहला बल्ला तैयार था। उन्हें अब कोच की जरूरत थी। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि मास्टर रूपलाल की कोई क्रिकेट एकेडमी है। लाला का वहां दाखिला कराया गया। कुछ सालों बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया। लाला बस शौकिया तौर पर ही अभी क्रिकेट खेल रहे थे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम अभी नई थी। इसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई कोच फ्रैंक टैनन भारत आए हुए थे। उन्हें भारत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखना था, सो स्टेडियम पहुंच गए। लाला को खेलता देख वो उनके कायल हो गए।
होटल जाकर उन्होंने तुरंत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक लेटर लिखा और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में लाला को शामिल करने की सिफारिश की। बोर्ड को पत्र मिला भी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मगर कुछ ही महीनों बाद लाला के खेल ने सिलेक्टर्स का ध्यान उनकी ओर खींच दिया। 1933 में इंग्लैंड टीम भारत आ रही थी और लाला अमरनाथ अब इंडियन टीम में थे। मशहूर खेल पत्रकार और द वीरेंद्र सहवाग स्टोरी जैसी आधी दर्जन किताबें लिख चुके विजय लोकपल्ली बताते हैं, इस वक्त तो हमेशा रहा है भारत में कप्तान बनने के लिए एक बड़ी होड़ लगी रहती थी। एक तो सीरीज ऐसी हुई जिसमें हर टेस्ट में नया कप्तान आया, कमाल की बात हुई थी वो तो होम सीरीज में। लेकिन जहाँ तक लाला जी एक तो बड़े रौबीले उनके खिलाड़ी, उनके खेलने का ढंग बड़ा अलग था, तो उस लेवल के ऑलराउंडर थे वो, और उनकी क्रिकेट की सोच बड़ी जबरदस्त थी। कपूरथला में रहने के कुछ सालों बाद लाला कराची चले गए। 1936 में टीम इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली थी। सीके नायडू कप्तानी छोड़ चुके थे और अब बारी थी नए कप्तान चुनने की। उस वक्त नवाब राजा राजकुमार का क्रिकेट पर कंट्रोल हुआ करता था। इसी का फायदा उठाया विजयनगर के राजकुमार विजी ने। उन्होंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बात कर खुद को इंग्लैंड दौरे का स्पॉन्सर घोषित कर दिया। उन्हें सिलेक्टिंग कमेटी में जगह भी दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को ही टीम इंडिया का कप्तान बना दिया। टीम 2 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हुई। वहां पहुंचते ही विजी ने लाला को बुलाया और कहा, लाला, मैं तुम्हें लीग मैच में मौका दिलवाऊंगा। अच्छा खेलते हो, लीग मैच खेल के थोड़े बहुत पैसे भी बना लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हें अपने पूर्व कैप्टन सीके नायडू से बात नहीं करनी होगी। विजी की यह बात लाला को बड़ी अजीब लगी कि उनकी टीम का कप्तान खुद की टीम में खेमेबाजी कर रहा था। लाला ने सलाह ठुकरा दी। अगले रोज मैच शुरू हुआ। लाला 4th डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए पैड अप कर चुके थे। चौथा विकेट गिरते ही लाला मैदान में जाने के लिए खड़े हुए, लेकिन विजी ने इशारे से उन्हें बैठे रहने के लिए कहा और वजीर अली को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। लाला समझ गए थे कि विजी उन्हें उनकी बात ना मानने की सजा दे रहे हैं। वो खामोश बैठे रहे। दिन का खेल खत्म होने में अब 5 से 10 मिनट बाकी रह गए थे। लाला पैड खोलने लगे, क्योंकि अगर विकेट गिरती तो कोई गेंदबाज ही नाइट वॉचमैन बनकर क्रीज पर जाने वाला था। लेकिन वजीर अली के आउट होते ही विजी ने लाला की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है, जाओ मैदान पर। विजी की ये बात सुनकर लाला ने गुस्से में उन्हें देखा और मैदान पर चले गए। दिन का खेल खत्म हुआ तो वो बल्ला, ग्लव्स, पैड पटकते हुए ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए और विजी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है। विजी भी तमतमा गए और बोले, लाला, तुम टीम से बाहर हो, तुम्हारी हरकत ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन में गिनी जाएगी। लाला इसके लिए तैयार नहीं थे। इंडियन टीम का सबसे होनहार बल्लेबाज टीम से बाहर होने वाला था और यह फरमान खुद टीम का कप्तान सुना रहा था। टीम होटल पहुंची तो सीके नायडू अपने कुछ साथियों के साथ विजी से मिलने पहुंचे और फैसला बदलने को कहा। विजी मान भी गए। अगले दिन लाला वजीर अली के कमरे में बैठे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल मैनेजर जोन्स आए थे। उन्होंने लाला से कहा, आप कल तक कमरा खाली कर दीजिए। यह सुनते ही दोनों खिलाड़ी अवाक रह गए। लाला ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन ही भारत के लिए रवाना हो गए। इधर भारत में भी विजी की इस करतूत की खबर फैल गई थी। लाला को देखने के लिए सैकड़ों लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें टीम में वापस लेने की मांग करने लगे। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विजी से अपना निर्णय बदलने को कहा, मगर वो अड़े रहे। भारत ने बिना लाला की ही सीरीज खेली और पूरी तरह से पिट गई। टीम जब भारत आई तो पूरे मामले पर एक कमेटी बैठी। जांच में विजी दोषी पाए गए और लाला निर्दोष। लाला अब टीम में थे और विजी बाहर। अब ऐसा लगने लगा था कि लाला ही टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। लेकिन 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध ने उनके इंटरनेशनल करियर पर 10 साल का ब्रेक लगा दिया। वर्ल्ड वॉर तो एक ऐसा दौर था कि अगर आप देखें, वक्त के बहुत बड़े बड़े नामी खिलाड़ी थे जो क्रिकेट नहीं खेल पाए, जिनमें लाला मन्नाथ जी भी थे और अपनी पीक पे थे। अगर आपको याद हो के बाद जब वो गए थे, ऑस्ट्रेलिया का टूर बना था भारत का, और वहाँ पे डॉन ब्रैडमैन थे, यहाँ से लाला जी थे। और मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जहाँ पे डॉन ब्रैडमैन ने इतनी तारीफ की है लाला जी की, और हमारी जो टीम के खिलाड़ी थे उसमें उन्होंने अलग अलग किताबों में, जैसे विजय हजारे थे, उन्होंने लिखा है, और अलग अलग आर्टिकल्स में भी मैंने पढ़ा है कि कैसे वो लोग
लाला जी के बारे में इतने इम्प्रेस थे, उनकी क्रिकेट के बारे में। पर हाँ, सिर्फ लाला जी ही नहीं थे जो उस दौर में जिन्होंने क्रिकेट खोया। बहुत सारे खिलाड़ी थे, पूरी वर्ल्ड में क्रिकेट ही बंद हो गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो डेफिनेटली बहुत ही नुकसान हुआ उनका। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन बंटवारे की आग ने लाला और उनके परिवार को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। भीड़ से बचते बचाते भारत आए। कुछ महीनों बाद वो आजाद भारत के पहले क्रिकेट कप्तान चुने गए। 1952 में भारत ने पाकिस्तान को उनकी कप्तानी में 2-1 से करारी शिकस्त भी दी। मगर 2 साल बाद का पाकिस्तान दौरा लाला के लिए खास होने वाला था, जब वो पाकिस्तान की चोरी पकड़ने वाले थे। लाला क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, लेकिन बतौर मैनेजर वो टीम के साथ जुड़े हुए थे। 1954 का आखिरी महीना चल रहा था। भारतीय टीम मैच वाले दिन ही ट्रेन से कराची पहुंची। लाला ने पाकिस्तानी मैनेजमेंट से होटल का पता पूछा तो बताया गया कि टीम के ठहरने का इंतजाम सर्किट हाउस में किया गया है। टीम सर्किट हाउस पहुंची तो पता चला कि गर्म पानी आ ही नहीं रहा। अब ठंड के मौसम में किसी की हिम्मत नहीं कि वो ठंडे पानी से नहा ले। हिम्मत करके कुछ खिलाड़ी नहाने गए तो ध्यान आया कि बाथरूम में तो तौलिया भी नहीं है। लाला ने पैसे देकर तुरंत कुछ तौलिए मंगवा लिए। टीम जैसे तैसे तैयार होकर मैदान पर उतरी। लाला ने बाद में शिकायत दर्ज कराई तो कुछ सुधार आया। 5 मैचों की सीरीज के 4 मैच ड्रॉ हो चुके थे। अब आखिरी मुकाबला 26 फरवरी से शुरू होना था। पाकिस्तान टीम के कप्तान अब्दुल हफीज कारदार लाला से मिलना चाहते थे। उन्होंने लाला को अपने कमरे में बुलाया। बातचीत शुरू हुई कि तभी कमरे में एक आदमी घुसा और कारदार की ओर देखते हुए बोला, स्किपर, हमारे लिए क्या हुक्म है? इस आवाज ने लाला का ध्यान खींच लिया। वो पलटे तो देखा कि वहां अंपायर इद्रिस बेग आए थे, जो अगले मैच में अंपायरिंग करने वाले थे। लाला को देखते ही वो सकपका गए और तुरंत वहां से निकल गए। लाला समझ गए थे कि भारत को चीटिंग से हराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने तुरंत मैनेजमेंट को फोन मिला दिया और शर्त रखी कि मैच में इद्रिस बेग अंपायरिंग नहीं करेंगे। यह पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इद्रिस बेग के अलावा उनके पास कोई दूसरा इंटरनेशनल क्वालिफाइड अंपायर ही नहीं था। बोर्ड ने अपनी समस्या लाला के सामने रखी और बोला कि उनके पास बेग के सिवा कोई दूसरा अंपायर नहीं है। हाँ, एक अंपायर है भी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं। उनका नाम शमसुद्दीन है। लाला ने कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर को अंपायर देख सकते हैं, लेकिन इद्रिस बेग को बिल्कुल नहीं। तय हुआ कि मैच में शमसुद्दीन अंपायरिंग करेंगे, जिन्होंने कप्तान कारदार को 91 के स्कोर पर आउट भी दिया था। लाला अमरनाथ की एक कप्तान और एक मैनेजर के रूप में जितनी तारीफ होती है, उतनी ही तारीफ उनकी बतौर सिलेक्टर भी होती है। विजय लोकपल्ली। लाला जी तो अपने दौर से बहुत आगे थे। अगर आप देखें, आपने क्रिकेटिंग सेंस की बात की, उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको प्लेयर की पहचान थी। मतलब वो आंक लेते थे कि एक खिलाड़ी को अगर एक सेशन में देख लिया और तो उसको वो समझ जाते थे कि भाई ये जो है जबरदस्त प्लेयर बनेगा। आपको याद होगा कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने ऑस्पिनर जस्सू पटेल को टीम में डलवा दिया। लाला जी के कहने पे हुआ वो, क्योंकि उनको समझ गए थे, ऑपोजिशन को उन्होंने पढ़ लिया था, वहाँ की कंडीशंस को उन्होंने पढ़ लिया था। और जस्सू पटेल ने जस्टिफाई भी किया, वो जो उन्होंने बॉल डाली, मैच जितवाया भारत को। जहां तक उनकी सोच के बारे में बात करेंगे आप, उनके क्रिकेट सेंस के बारे में, एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने 12th मैन को मैच खिलवा दिया। प्रेम भाटिया जी थे दिल्ली में, उन्होंने वो एक मैच था तो उन्होंने कहा भाई मैं तो इसको देखना है, इसको अंदर डालो। पता लगा कि जो 12th मैन थे वो अंदर, वो 11 में आ गए। और हालांकि 11 हो चुकी, 11 टीम बन चुकी थी, 11 प्लेयर। सो उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। भारतीय टीम और क्रिकेट बोर्ड से अलग होने के बाद लाला ने कमेंट्री में भी हाथ आजमाया। उन्हें हमेशा मुंहफट कमेंटेटर कहा गया, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे किसी क्रिकेटर की कड़े शब्दों में बुराई कर देते थे, वो भी ऑन एयर। जब वो कमेंट्री करते थे, कहते हैं कि सिलेक्टर्स भी उनकी कमेंट्री सुनते थे, क्योंकि उनमें से उनको कई चीज़ें सीखने को मिल जाती थी। किसी खिलाड़ी की बैटिंग के बारे में, किसी की बॉलिंग के बारे में, या किसी ऐसा प्लेयर के बारे में जो उनको लगे कि हाँ भाई लाला जी ने कह दिया कि ये प्लेयर मुझे लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, तो उस पर नज़र रखते थे। लाला जी मतलब हम तो दिल्ली में रहते थे, हमारी किस्मत, उनसे इतना इंटरेक्शन होता था।
वो हमारे हिंदू ऑफिस से अब हम INS फिमार्क में होते थे, तो सामने उनका मकान था। वो हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज शाम को हमारे ऑफिस रूम में आके बैठ जाते थे और बातें करते थे। सो उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी क्रिकेट सेंस। और लाला जी अगर आप देखें, मैं आपको एक किस्सा बता दूं। जब भारत पाकिस्तान गया था 1978 में, टारमैक पे एक गाड़ी आके खड़ी हुई। ऐसा कहा गया कि मैनेजर जो थे उनको लगा कि गाड़ी उनके लिए आई है। फिर उनको किसी ने बड़ी पोलाइटली कहा कि नहीं जी, ये गाड़ी लाला जी के लिए आई है। तो लाला जी के लिए आप सोचिए, हवाई जहाज से उतरे हैं, उनके लिए गाड़ी खड़ी है टारमैक पे। मतलब ये तो किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए ऐसा इस्तेमाल होता है। कमाल की चीज थी लाला जी, कमाल की चीज। लाला अमरनाथ ने अपने करियर में 186 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा रन ठोके। लाला का इंटरनेशनल करियर दूसरे विश्व युद्ध के कारण बर्बाद हो गया। 11 साल तक उन्हें टेस्ट खेलने के लिए इंतजार करना पड़ा। 24 इंटरनेशनल मैचों में उनके 878 रन है, जो कि उनके खेल को जस्टिफाई भी नहीं करते। उनके ही नक्शे कदम पर चलकर उनके बेटे मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ भारतीय टीम के लिए खेले और कई मैचेस जिताए। आज आपको ये आंकड़े जानकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 186 फर्स्ट क्लास मैच में 10,000 रन बना लेना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सत्य ये भी है कि आज से 90 साल पहले की प्लेइंग कंडीशन, ट्रेनिंग आज से बहुत अलग थी। रन बनाने के लिए फास्ट बॉलर्स के आगे जूझना पड़ता था और टीम इंडिया तो फिर भी नई नवेली थी। ऐसे में एक टीम को खड़ा करना जो विश्व विजेता बने, बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए लाला अमरनाथ को फादर ऑफ द इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप इस एपिसोड को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो वहां भी हमें रेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप हमें रेट करके जरूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया भी आप दर्ज करा सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नामी गिरामी। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.